हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि टॉपर बनना। क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री की पूरी किताब से हम 5 नंबर वाले 5 मार्क्स वाले 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। कितने? 12 VBI टॉपिक को कराने वाले हैं। 12 VBI टॉपिक को कराने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए, कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपको इतनी बात पता होगा कि कल ही हमने क्या कराया था, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने कराया था, तो जिसमें हमने केवल 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर रहने दिए थे क्योंकि इन्वेटर डिस्चार्ज हो रहा था। हमने पूरी किताब से आपको कितने 18 क्वेश्चन बताए हैं 5 नंबर वाले, जिसमें से 7 हमने करा दिए हैं और बचे हुए हैं 12, वो आज के इस वीडियो में हम कराकर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना। चलिए जी, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर पार्ट 2 लेकर आइए, तो हम लेकर आ चुके हैं। यहां तक हम देख लिए थे कि फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण पूरा हमने जान लिया था। ठीक है ना। अब हमारा 8वां क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इससे पहले के 7 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा। कैसे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सभी का लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। अब एक एक करके जानेंगे जी। कह रहा है कि फिनॉल में अम्लीय गुण क्यों होते हैं, सबसे पहली बात। फिर कह रहा है स्पष्ट करना है। फिर फिनॉल की राइमर टीमन अभिक्रिया तथा एक युग्म अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछता है इसी प्रकार घुमाकर पूछा जाता है। पहले फिनॉल में अम्लीय गुण क्यों होते हैं जी, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। तो फिनॉल में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन आसानी से निकल जाते हैं। हाइड्रोजन में फिनॉल में जो H+ ये हाइड्रोजन है ना, ये आसानी से H+ आयन आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होता है, फिनॉल से H+ आयन निकलने पर क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन मतलब C6H5O- बनता है। वह अनुनादी के कारण स्थिर होता है, मतलब अनुनाद के कारण वो स्थिर रहता है और इसी कारण फिनॉल होता है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। मतलब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो वास्तव में क्या होता है, ये हमारा, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, तो जैसे कि फिनॉल का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है। C6H5OH यह हमारा फिनॉल है। अब फिनॉल को जब हम क्रिया कराते हैं ना, फिनॉल का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से जो हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये H+ होकर बाहर निकल जाता है, मतलब ये टूट जाता है C6H5O- में टूट जाता है और प्लस ये H+ आयन में ये हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। ये स्थिर बना रहता है अनुनाद के कारण। और ये H+ आयन है, हम जानते हैं जिस पदार्थ में H+ आयन, जो पदार्थ H+ आयन देता है इसका मतलब वो अम्लीय होता है। तो इसीलिए अल्कोहल की तुलना में ये अधिक अम्लीय होता है। कौन? फिनॉल जो होता है अल्कोहल की तुलना में भी अधिक अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से H+ आयन दे देता है, इसीलिए। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा यहाँ पे बात कह रहा है दूसरा, ये तो हमने जान लिया। ठीक है ना। ये समीकरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या आप लिख भी सकते हैं ये रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा और ये जो लाइनें हैं ये सब लिखना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है फिनॉल की राइमर टीमन अभिक्रिया को बताना है, फिर युग्मक अभिक्रिया को भी बताना है। तो पहले हम समझ लेते हैं फिनॉल की राइमर टीमन अभिक्रिया। फिनॉल की क्या हम जानेंगे जी, फिनॉल की सबसे पहले हम जान लेते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया को। ठीक है ना। तो चलिए जी यहां पे मैं बता दे रहा हूं। तो फिनॉल हम सबसे पहले ले लेंगे। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर से हम बनाकर आपको समझा दें तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया और इसके ऊपर अगर OH जुड़ गया तो ये फिनॉल है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। ये इसका 6 सिरा है, 1 2 3 4
5, ये 5 और एक ऊपर वाला, सभी सिरों पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। हालांकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे हैं, बट हाइड्रोजन होते हैं सभी सिरों पर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सपोज इट यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये तो होता ही है, तो हम एक दिखा दे रहे हैं क्योंकि आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को क्या करते हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं और एक मजबूत क्षार से हम क्रिया कराएंगे। मजबूत क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसकी 4 मात्रा में हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और इसको 4 मात्रा में या हम 3 ही मात्रा में लेकर इसकी क्रिया करा देते हैं। जैसे इसकी क्रिया कराएंगे तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे होगा कि ये 3 क्लोरीन जो है ये 3 सोडियम से क्रिया करके ये बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं, 3 क्लोरीन 3 सोडियम से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल जाएगा। तो ये हम सबसे पहले तो साइड में लिख दे रहे हैं 3 NaCl, सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ के। दूसरी बात अब क्या निकलेगा, दूसरी बात दूसरा यहाँ से निकलता है, ये हमारा 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना। और ये हमारे 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन भी निकलते हैं, ये 2 ऑक्सीजन भी निकलते हैं। तो देखिए 4 हाइड्रोजन पहले निकलेंगे, तो 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो उसको हम लिख सकते हैं 2H2O, मतलब 2H2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और ये 2 नीचे वाला 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब जल के 2 अणु बनकर बाहर निकल गए। अब इसमें केवल बचा हुआ है 1 ऑक्सीजन ये वाला, और इसमें केवल बचा है CH, तो ये CH और ये O, तो CHO जो है ना ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये श्रृंखला खाली है तो इसीलिए यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये OH जुड़ा है और यहाँ पे ये CHO जुड़ जाते हैं। समझ गए? तो इसी जो ये हमारा अभिक्रिया है ना, इसी को हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, एसिटिक एल्डिहाइड। एसिटिक एल्डिहाइड कहेंगे क्यों, क्योंकि CHO समूह है तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं इसीलिए। यहां पे ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ के होंगे। दूसरा एक हम जानेंगे युग्मक अभिक्रिया। अब युग्मक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं जी। तो सिंपल सा युग्मक अभिक्रिया हमें समझना है, ठीक है ना। तो फिनॉल से युग्मक अभिक्रिया हम करेंगे, तो सबसे पहले हम फिनॉल यहां पे ले लेते हैं। सबसे पहले फिनॉल का सूत्र क्या होता है, इस तरीके से हम फिनॉल बना लेंगे। ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर OH जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिनॉल हो गया है। अब फिनॉल को हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। हम क्या करेंगे जी, हम बेंजीन, फिनॉल को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का सूत्र है। बेंजीन के ऊपर क्या होगा, N2 और Cl जुड़ा हो तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। तो फिनॉल का जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्रिया करते हैं और किसकी उपस्थिति में, मजबूत क्षार की उपस्थिति में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है, इसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया करते हैं तो यहाँ से हमारा सबसे पहले तो ये निकलता है बेंजीन रिंग, फिर N2, अब फिर यहां से हमारा फिर बेंजीन रिंग, OH निकल जाता है, यहां से HCl निकलेगा। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट हमारा बनता है जी। बेंजीन रिंग के से बीच में क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजन, फिर बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम क्या है, तो इसको नाम हम कह देंगे
बीटा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, बीटा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ है, हमको समझ में ही नहीं आया, कुछ नहीं आया ना, हम समझा देंगे जी, उसका टेंशन आप काहे लेते हैं। चलिए हम बताते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा फिनॉल है, तो देख रहे हैं इसमें भी एक हाइड्रोजन हमने दर्शाया हुआ है, ठीक इसमें भी हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो होता क्या है ना दोस्त, होता यहाँ पे ये है, ठीक है, वैसे तो यहाँ से नहीं निकलता है, इस बार यहाँ से हम नीचे वाले से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने में हमको आसानी होता है, इसलिए हम यहाँ से नीचे से हाइड्रोजन निकालते हैं। तो होता ये है कि सबसे पहले जब ये दोनों फिनॉल को हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो ये यहाँ से हमारा एक H निकलता है और यहाँ से Cl, HCl बनकर ये सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ का ये श्रृंखला खाली है, यहाँ का ये श्रृंखला खाली है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन, फिर N2 और यही इस वाला पोच यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ से ये बेंजीन और OH है तो OH जुड़ा हुआ है। इसी को बीटा हाइड्रोक्सी क्या कहते हैं, एजोबेंजीन कहते हैं। तो इसको आपको लिख लेना है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ले लीजिए क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये जो समीकरण है, रिएक्शन है, इसको याद करना है, इसलिए ये दिया गया हमें, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा 9th नंबर क्वेश्चन जो आता है, अब एक एक करके 9th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ईथर, इसी को एनिसोल भी कहते हैं। तो एनिसोल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कहा, सबसे पहले एनिसोल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है पहली बार, फिर हमें क्या करना है, फिर रासायनिक समीकरण भी, उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी देते हुए, और ये हमें बताना है कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से एनिसोल क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए जी हम 2 चीजें बताते हैं। ये क्वेश्चन ही घुमा घुमा कर कहता है, इसलिए हमें समझना पड़ता है हर चीजों को, आपको भी ऐसे ही समझना है। ईथर या एनिसोल बनाने की विधि, तो एनिसोल कैसे बनता है समझिएगा। तो कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे। क्या लेंगे जी, सोडियम फिनॉक्साइड को मीथिल आयोडाइड से, कि आयोडाइड से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, और जैसे ही हम क्रिया कराते हैं ना, तो हमें क्या बन जाता है, हमें एनिसोल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे C6H5ONa, तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे और मेथिल आयोडाइड से क्रिया करा देंगे। तो मेथिल आयोडाइड का सूत्र होता है CH3I, ये मेथिल आयोडाइड हो गया। इससे हम क्या कराते हैं, इससे हम अभिक्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ से ये होता है हमारा, यहाँ से ये सोडियम निकलता है, यहाँ से आयोडीन निकलता है। तो सोडियम आयोडीन ये हमारे निकल जाते हैं सबसे पहले बाहर, तो ये NaI, सोडियम आयोडीन ये बाहर निकल जाते हैं। अब क्या बचा, C6H5OCH3, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे C6H5O और CH3, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनिसोल, ठीक है ना। देखिए OH के इधर अगर बेंजीन रिंग जुड़ा है और यहाँ पे कोई एल्केन जुड़ा है, मतलब एल्काइल समूह एराइल समूह दोनों जुड़े होते हैं ना, एल्काइल समूह और एराइल समूह दोनों OH समूह से जुड़े होते हैं, तो यही तो एनिसोल होता है ना। तो ये हमारा एनिसोल हो गया। इसका नाम आप सभी लिखिएगा, ये है मेथिल आयोडाइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ये मेथिल आयोडाइड है, और यहाँ पे एनिसोल बना है। तो ये हमने एक विधि आपको बता दिया है।
ठीक है। उसके बाद ये हमारा रासायनिक, सबसे पहले पूछा था एनिसोल बनाने की विधि, ये हमने बता दिया। फिर हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेगा अगर एनिसोल तो क्या बनेगा, तो एनिसोल का हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। अब एनिसोल क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम एनिसोल को लेंगे, तो एनिसोल का हम सूत्र क्या जानते हैं जी, एनिसोल का हम सूत्र जानते हैं C6H5O और CH3, ये हमारा एनिसोल है, ये हमारा एनिसोल है C6H5O CH3 एनिसोल है। अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, यही हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र है। अब जैसे ही हम इसकी क्या कराते हैं, हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा ये मेथिल निकलता है और यहाँ से ये आयोडीन निकलता है। मेथिल आयोडीन ये हमारा सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं, तो ये हम कह सकते हैं CH3I, मेथिल आयोडीन ये हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद C6H5OH ये हमारा बना ना, तो ये हम लिख देंगे C6H5OH, तो ये हमारा क्या बन गया, C6H5OH, इसी को हम कहते हैं फिनॉल, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, ये हमारा एनिसोल है। देखिए जितना रिएक्शन सिंपल हो सकता है उतना हम आपको बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, अभी तक हमने कितना, 2 क्वेश्चन को केवल कंप्लीट कराए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को हमें देखना है। मैं इससे पहले 2-3 आपसे एक बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, आज हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हम सभी खुश हैं, चलिए अच्छी बात है। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि खुशियाँ हम और भी अधिक तब मनाएंगे जब हम कामयाब हो जाएंगे। यही आप भी सोचिए, खुशियाँ तब आप मनाइएगा जब आप अपने टॉपर बन सके, टॉपर बन जाएं, या अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएं, या तब जब आपका पेपर कंप्लीट हुआ और आपके दिल में रहे कि हमने पेपर अच्छे तरीके से पूरी मेहनत के साथ हमने पेपर दिया था और हम अच्छे नंबर से पास भी होंगे। ये सब विश्वास हो तब आप खुशियाँ मनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, या और भी उससे बड़ी चीज़ें। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे होंगे और उसी कारण क्लासेस भी मिस कर दिए होंगे, मिस कर रहे होंगे, हो सकता है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि उनको पार्टी जो कर रहे हैं करने दीजिए, कोई बात नहीं। आप जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, मेहनत कीजिए केवल कंसिस्टेंसी के साथ। हम यही कहेंगे कभी भी सक्सेस जो होता है वो शॉर्ट टाइम नहीं है जी, वो लॉन्ग टाइम में हमें मिलता है। सक्सेस किसी भी व्यक्ति को देख लिया जाए, सक्सेस मतलब ऐसा नहीं है कि भैया 5 दिन काम किए और 5 दिन में सक्सेस आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जिम में जा रहा है, शरीर बनाना है, उसको फिटनेस करना है, तो वो 5 दिन में नहीं बन जाता। अरे लगातार उसको 2-4 महीने, 5 महीने, साल भर मेहनत करना पड़ता है, 1-1 वर्ष, 2-2 वर्ष, तब उसका फिटनेस और उसका शरीर बनता है जो देखने पर भी लगता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्त, मैं यही कहूंगा। असफलता एक बाइक अगर मिल भी गई ना तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। जैसे कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे मतलब जो करोड़पति बने, ठीक है, 6 करोड़ 5 करोड़ जीत भी लिए, फिर से वो गरीब हो गए। क्यों? सक्सेस को संभालने भी आना चाहिए, उसके लिए मेहनत करेंगे ना तो वो बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगा। तो मैं सीधी सी कहूंगा कि पढ़ाई पर फोकस करें, मेहनत कीजिएगा दोस्त, मेहनत से पीछे नहीं हटना है हम सभी को, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में एथिल एमीन कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हमसे यहाँ पे कह रहा है ना कि एथिल एमीन हमें कैसे प्राप्त करना है, रासायनिक समीकरण देना है। मतलब मेथिल साइनाइड से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करें, प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन, फिर एसिटामाइड से एथिलेमीन, फिर नाइट्रोएथेन से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करें, यह हमें सभी को बताना है जी, ठीक है। चलिए तो कोई नहीं जी, हम सभी को एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम
यहाँ पर सबसे पहले हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी। सबसे पहला हमारा मेथिल साइनाइड से एथिलेमिन बनाना है, तो मेथिल साइनाइड को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही हम करते हैं, तो सबसे पहले हम मेथिल साइनाइड को ले लेते हैं। तो मेथिल साइनाइड का सूत्र होता है CH3 और CN, ठीक है ना। ये हमारा मेथिल साइनाइड हो गया। तो मेथिल साइनाइड का हम क्या करते हैं, मेथिल साइनाइड को हम जल अपघटन कराएंगे, ठीक है ना। मेथिल साइनाइड से एथिलेमिन बनाने के लिए हम मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं। तो अपचयन कराते हैं। इसका क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे। तो अपचयन में हाइड्रोजन क्या होता है, संयोग होता है। तो 4 मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोजन हम ले लेते हैं यहाँ पे जुड़ने के लिए। अब किसकी उपस्थिति में अपचयन कराएंगे, तो यहाँ पे एक चीजें आप याद रखिएगा, यहाँ पे अपचयन कराएंगे किसके, हाइड्रोजन प्लस Ni निकिल की उपस्थिति में हम कराते हैं। तो जैसे ही हम कराते हैं ना, तो वास्तव में क्या होता है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाते हैं और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं। वास्तव में मैं आपको समझाना चाहूँ, CH3 है, फिर C है, फिर N है। तो यहाँ पे ये 2 बंध है, ये दोनों टूटते हैं। सबसे पहली बंध मैंने इधर 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ते हैं और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ते हैं। तो अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यही ना बनेंगे जी। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो ये हमारा बन जाता है CH3 NH2 और NH2, ये हमारा बन जाता है। और देखिए ये हमारे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, तो एथिल हो जाएगा। ये NH2 जुड़ गया तो एमीन, तो एथिल एमीन हमारा बन गया। तो यही हमारा क्या है, एथिल एमीन। तो ये हमारा पहला देख लीजिए, पहला हमने बना लिया एथिल एमीन। कब कराया, तो मेथिल साइनाइड का अपचयन कराए हैं। मेथिल साइनाइड का हम क्या कराए हैं, अपचयन कराए हैं। मेथिल साइनाइड का अपचयन कराए हैं तो एथिल एमीन बन गया है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा आता है प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन। अब प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड को लेंगे। तो प्रोपेनामाइड का सूत्र होता है CH3 CH2 CO NS2। यह हमारा क्या है, प्रोपेनामाइड का सूत्र है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा पेन को हम लेंगे पतला, और ये प्रोपेनामाइड है और इसको एथिल एमीन बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको एमीन, इसको सबसे पहले Br2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं या Br2 हम लिख देते हैं। तो ब्रोमियम से हम क्रिया कराते हैं और एक मजबूत हम यहाँ पे क्षार ले लेते हैं। तो मजबूत क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं और इसकी 4 मात्रा में ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम 4 ले रहे हैं, देख सकते हैं आप हम किस तरीके से ले रहे हैं। तो ये 4 मात्रा में इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब हम इसकी क्या कराते हैं, अब हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे ना, तो देखिए क्या क्या निकलते हैं। सॉरी, अब यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, यहाँ से 2 सोडियम निकलता है और ये 2 Br से क्रिया कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ से 2 सोडियम 2 Br से क्रिया कर लेगा, तो क्या यहाँ पे बनेगा, साइड प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ नीचे। तो यहाँ पर हमारा 2 मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड ये हमारा निकल गया। सोडियम ब्रोमाइड ये 2 मात्रा में हमारे निकल गए, ठीक है। चलिए पहली बात हो गया। दूसरा अब हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए दूसरा हमारा यहाँ से निकलता है, यहाँ से ये हमारे चारों हाइड्रोजन निकलेंगे। दूसरा हमारा यहाँ से हमारे चारों मतलब ये हम कह सकते हैं यहाँ से ये हमारे चारों हाइड्रोजन, क्या ही हम कहें, कैसे करें, नहीं हो पा रहे हैं। चलिए इतना आप याद रखेंगे, ये चारों नाइट्रोजन। चलिए एक एक करके हम गोला पार देते हैं इस सभी को। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चारों हाइड्रोजन निकलते हैं और ये हमारे 2 ऑक्सीजन ये भी निकलते हैं इसके साथ में ही, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन और ये हमारे ये इतना ये सब निकलते हैं, समझ रहे हैं।
1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है तो इसको हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूना 4, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इधर कर देंगे, 2 जल के अणु बनेंगे ना, तो यही 2 जल के अणु यहाँ पे बनकर बाहर निकल जाते हैं, तो 2H2O, ये जल के अणु बाहर निकल गए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बनता है, उसके बाद N2, उसके बाद देखिए ये 2 सोडियम है तो 2 सोडियम को हम कैसे लिख सकते हैं, Na2 लिख सकते हैं, तो Na2 इसको कर दिए, और ये CO है, यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझे तो यहाँ पे ये CO है ना, ठीक है, तो ये C है तो एक C हमने लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और दूसरा एक यहाँ पे और तीसरा एक यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं तो CO3 कर सकते हैं, तो N2CO3 हम लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ से केवल ये NO निकला और यहाँ से N2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ये हम इतना साइड प्रोडक्ट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं जी, साइड प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा ये भी निकल गया। अब बचा क्या, CH3 CH2 NH2 बना, तो ये हम लिख देंगे CH3 NH2 और CH3 CH2 और NH2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एथिल एमीन कहते हैं, एथिल एमीन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं जी, एथिल एमीन कहते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हम इसी को कह रहे हैं प्रोपेनामाइड, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रोपेनामाइड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोपेनामाइड को ऐसे हम प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है जी। ठीक है, अगला देखिए, ये सभी रिएक्शन हार्ड रहते हैं बट फिर भी हम जितना सिंपल हो सकता है उतना हम बता रहे हैं बाबू, ठीक है ना, अदरवाइज जितना हो सकता है उतना तो हम कराएंगे ही। अगला आता है एसीटामाइड से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करें। एसीटामाइड से एथिल एमीन प्राप्त करना है तो सबसे पहले एसीटामाइड को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एसीटामाइड का सूत्र होता है, नीचे मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, एसीटामाइड का यहाँ पे सूत्र होता है CH3CO NS2, ये हमारा एसीटामाइड है, ठीक है ना। मेथ एथ एसीटामाइड है, तो ये एसीटामाइड हो गया। एसीटामाइड से एथिल एमीन प्राप्त करना है तो एसीटामाइड का ना हम अपचयन करा देते हैं। क्या कराते हैं जी, अपचयन कराते हैं। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन अपचयन कराएंगे तो मिलेगा, अपचयन यहाँ पे करा देंगे किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम, मतलब LiAiH4 की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना तो उस बात को समझिएगा क्या होता है, यहाँ से ना, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, सही सी बात है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यही ना 2 है जी। तो सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं, 4 हाइड्रोजन को H2 में बांट दिए हमने, तो 2 हाइड्रोजन एक यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन ये निकलता है, तो ये हमारा H2O बन जाएगा। तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ कि ये H2O बनकर ये बाहर निकल गया। अब केवल यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, H2 बचा हुआ है। तो ये H2 जो है ना, ये आकर ये O के पास जुड़ जाता है, ये H2O के पास जुड़ जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2 NS2, ये बन जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, तो H2O बनकर ये बाहर निकल गया। अब यहाँ का और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचा ना, ये 2 हाइड्रोजन O के जगह पर आ जाएगा तो CH3 CH2 NH2 होगा ना, CH3 CH2 NH2 होगा। तो यही हमारा क्या है, यही इसी को हम क्या कहते हैं, इसी तो को हम कहते हैं एथिल एमीन। इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एथिल एमीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी, एथिल एमीन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ एथिल एमीन आपको समझ में आ गया होगा। इसी को एसीटामाइड कहते हैं। तो अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है, नाम जरूर लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अदर भी 2 देखने हैं। अगला आता है हमारा, अगला क्या आता है, नाइट्रोएथेन से एथिल एमीन।
अब नाइट्रोएथेन से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करना है ये हमें देखना है। तो चलिए जी हम नाइट्रोएथेन से एथिलेमीन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोएथेन को ले लेते हैं। नाइट्रोएथेन का सूत्र होता है CH3CH2NO2। यह हमने नाइट्रोएथेन को ले लिया, नाइट्रोएथेन को ले लिए और इसको हमें क्या कराएंगे, इसका भी हम जल मतलब अपचयन कराएंगे, इसका भी अपचयन कराएंगे। तो यहाँ से हम 6 मात्रा में हमें हाइड्रोजन मिलता है। और किसकी उपस्थिति में हम कराते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे SN या HCl की उपस्थिति में हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। तो जैसे यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से 6 हाइड्रोजन निकलते हैं। तो 6 हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से बांट दे रहा हूँ, 6 हाइड्रोजन है ना, तो एक तो CH2 ऐसे हमने बांट दिया, एक H2 को बांट दिया। देखिए 2 दूना 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 2, मतलब 6 हाइड्रोजन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन आकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो 1-2 मात्रा में जल के अणु बन गए। तो ये 2 जल के अणु है ना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2H2O। देखिए नीचे अगर माइनस करके लिखा जाए तो वो बाहर निकलने वाला साइड प्रोडक्ट है। तो ये 2H2O बनकर बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, ओनली 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ये 2 हाइड्रोजन आकर यही ऑक्सीजन जो हटा हुआ है यहीं पे जुड़ जाते हैं। तो क्या बचेगा, CH3CH2NH2 हो जाएगा। तो यही मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2 और NH2 बन जाएगा। और यही हमारा क्या है, एथिलेमीन है। तो ये हमारा एथिलेमीन बन गया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, नाइट्रोएथेन है। इसको मैं कह दूं नाइट्रोएथेन, ये हमारा नाइट्रोएथेन है। आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला हमारा आता है एसीटामाइड से एथिलेमीन। अब एसीटामाइड से एथिलेमीन हमें कैसे प्राप्त करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका भी सिंपल सा है जी, एसीटामाइड से नहीं, ये तो हमारे दिया ही नहीं गया, 4 ही ना दिए गए हैं जी, सॉरी ये तो दिया ही नहीं गया है, ठीक है क्वेश्चन में। तो ये क्यों करा है भैया, ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए ना, ले लिए होंगे, अच्छी बात है। और नहीं लिए तो भैया पहले ले ही लीजिए। चलिए जी वीडियो भी अच्छा बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए रिएक्शन होते हैं वो हार्ड ही होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको एक स्टेप बाय स्टेप याद करना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे रिएक्शन होता है। मोस्टली ज़्यादातर सेम टू सेम ही होते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे सोडियम निकला, यहाँ पे देखिए अपचयन हो रहा है, तो कैसे कैसे कहाँ से क्या निकल रहे हैं, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा आपको याद, ठीक है ना। इसको आपको करना ही पड़ेगा, अदर कोई मार्ग नहीं है। इसलिए तो केमिस्ट्री हार्ड लगता है। इसीलिए जो चीजें अक्सर स्टूडेंटों को हार्ड लगता है वो अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और जो नहीं छोड़ते हैं वो मेहनत करते हैं, वही तो टॉपर बनते हैं। अगर सब इजी होता तो सभी टॉपर नहीं बन जाते, बिल्कुल बन जाते जी। तो यही बातें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट आप सभी से हम करना चाहेंगे कि देखिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द आपके लिए हम एक स्पेशल हम कह सकते हैं एक बैच स्टार्ट कर सके, और वो भी बिल्कुल 0 रुपए में हम स्टार्ट कर सके। जो क्रैश कोर्स आपको महंगे महंगे दामों में दिया जा रहा है वो बिल्कुल हम फ्री में आपको पढ़ा सके। तो इसलिए मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही हमारा 150 के कंप्लीट होता है तो वहां पे हम तुरंत आपके लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च करेंगे। तो मैं इतना कहूंगा, अभी हम 5-5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको आगे जो भी कंटेंट मिलेंगे वो सब बेनिफिट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अदरवाइज जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कमेंट में भी हमें बता दीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है, जिससे मैं पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है मैं कमेंट नहीं पढ़ता। अगला हमारा आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचानने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इन अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। सबसे पहली बात कहा गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पहचानने की विधि का वर्णन करना है। तो
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पहचानने की विधि कौन सा है? तो हिंस वर्ग का नियम है। हिंस वर्ग अभिकर्मक, ये हमारा हिंस वर्ग परीक्षण जो होता है, ये इसी से हम मालूम चलता है कौन प्राथमिक एमीन है, कौन द्वितीयक और कौन तृतीयक एमीन है। अब हमने क्या किया, हिंस वर्ग परीक्षण लिखेंगे और यहाँ पे हिंस वर्ग अभिकर्मक एक लिए है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस विधि में प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीनों का अंतर किया जाता है। इसी विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों का क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले कैसे अंतर किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्राथमिक एमीन। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन को हम लेंगे, हम क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन जो है ना उसकी क्रिया हम कराएंगे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से। क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे और जैसे ही कराते हैं तो सल्फोनामाइड बनता है। और ये जो सल्फोनामाइड होता है ये क्षार में घुलनशील होता है, जो क्षार होते हैं उनमें घुलनशील होगा, और जब घुलनशील होगा तो वो हमारा क्या है जी, वो प्राथमिक एमीन है। जो अगर अघुलनशील होता तो वो प्राथमिक एमीन नहीं है। तो मेन चीज है सल्फोनामाइड बन गया तो उसका मतलब सल्फोनामाइड क्षार में घुलनशील होता है, और घुलनशील होगा तो वो प्राथमिक एमीन होगा। तो हमें क्या करना है, प्राथमिक एमीन का बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया कराना है। तो चलिए जी हम प्राथमिक एमीन ले लेते हैं। तो प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2। यह हमारा प्राथमिक एमीन हमने ले लिया। देखिए नाइट्रोजन से एक हमारा एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हमारा प्राथमिक एमीन होगा। अब प्राथमिक एमीन का हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5SO2Cl। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हो गया। अब जैसे ही हम इसकी क्या कराते हैं, जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझे तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से 1 Cl निकलता है। तो H और Cl ये पहले बाहर निकल जाते हैं, तो ये हमारा बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं HCl, ये तो बाहर निकल गया। अब बचा क्या है, अब क्या क्या यहाँ पे है तो वो देख लीजिए। तो C6H5SO2, यहाँ पे ये है ना C6H5SO2 है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C6H5SO2, ठीक है। C6H5SO2 ये हमने लिख दिया। अब फिर यहाँ पे क्या है, RNH, यहाँ पे क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन निकल गया है तो RNH बचेगा ना, तो इसको जस्ट हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे एक H बचेगा तो ये हमने H लिख दिया, ये N है तो N लिख दिया, ये R है तो R लिख दिए। समझ रहे हैं, तो ये इस तरीके से उल्टा जुड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। तो ये हमारा RH N R हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से जुड़ते हैं। और ये C6H5SO2N सॉरी ये थोड़ा सा गलत नहीं लिखाया है, बस थोड़ा सा अजीब हो रहा है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से H N और R, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा दिख रहे हैं। तो ये हमारा किसका सूत्र है, C6H5SO2HNR, ये किसका सूत्र है, तो यही सल्फोनामाइड है। तो ये हमारा सल्फोनामाइड बन जाता है, और सल्फोनामाइड बन गया तो यही हम लिख देंगे, ये हमारा क्या है, सल्फोनामाइड। तो ये हमारा सल्फोनामाइड का सूत्र है जी। और जैसे ही सल्फोनामाइड हमारा बना तो इसका मतलब क्या है, ये सल्फोनामाइड जो होता है वो क्षार में घुलनशील होता है, और जब घुलनशील होगा तो ये प्राथमिक एमीन होगा। यही इसकी पहचान है जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपको प्राथमिक एमीन में ये चीजें लिख देना है कि जब प्राथमिक एमीन का बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो सल्फोनामाइड बनता है और ये क्षार में घुलनशील होते हैं। इतना लिख देंगे, ये समीकरण लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट होता है। इसका मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेंजीन सल्फेनिक क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो ये आपको याद रखेंगे। और यहाँ पे ये क्या है जी, तो ये हमारा NH2, यहाँ पे RNH, ये क्या है, प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है। ये हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहली बात ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा द्वितीयक एमीन।
अब द्वितीयक एमीन क्या होता है? द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन जो होता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया करता है, विक्रिया करके डाई एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट बनाता है, ठीक है ना। परंतु ये क्षार से अघुलनशील होता है। क्षार से क्या होगा जी? क्षार से अघुलनशील होगा, तभी जाकर होगा। तो चलिए हम इसको भी हम बता देते हैं। सबसे पहले हम द्वितीयक एमीन को अब लेंगे और इसको बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। द्वितीयक का क्या सूत्र होता है जी? एक एल्काइल समूह, एक अल्काइल समूह, दो हमारे हो गए और यहाँ पे NH, तो ये हमारा द्वितीयक एमीन कहलाएगा। और द्वितीयक हमारा एमीन को हम क्या करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। तो C6H5SO2 और Cl, ये बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हमने ले लिया। और जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, कुछ खास नहीं होगा। यहाँ से जो ये हमारा, यहाँ से ये हाइड्रोजन है ये निकल जाते हैं, यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, तो H और Cl बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, HCl ये बाहर निकल गए। जैसे ये बाहर निकल गए तो अब क्या बचा? RRN ये बचे हैं ना, इधर C6H5SO2 बचे हुए हैं, तो पहले हम लिख देंगे C6H5SO2, ये हमने सॉरी SO2 है तो SO2 हमने लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है? NRR है, तो ये हम क्या लिख देंगे? N, और फिर से हम क्या लिख देंगे? इस तरीके से R लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई एल्कीन बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये सब आपको नाम देख लीजिएगा और सबको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जब द्वितीयक एमीन को हम क्या करते हैं? बेंजीन सल्फोना क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो डाई एल्कीन बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। और ये जो है ना, ये क्षार में अघुलनशील होते हैं, और जब अघुलनशील होंगे तो यही इसका प्रूफ है कि ये द्वितीयक एमीन है, ठीक है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी में आगे बढ़ जाते हैं और तृतीयक एमीन को भी हम जान लेते हैं। तृतीयक एमीन में हम क्या करेंगे? तृतीयक एमीन को बेंजीन सल्फोना क्लोराइड से अभिक्रिया ही नहीं करता, और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो लेकिन यह पतले अम्ल से क्या करता है? पतले अम्ल में घुलकर लवण बनाता है, ठीक है ना। ये पतले अम्ल में घुलकर क्या बनाता है? लवण बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनामाइड से क्रिया ही नहीं करता है, परंतु तृतीयक एमीन है ये पतले अम्ल से क्रिया करता है। तो जैसे तृतीयक एमीन का सूत्र क्या होता है? R, 3 एल्काइल समूह है, ये हमारे जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से, तो ये हमारा तृतीयक एमीन है। अब पतले अम्ल मतलब पतले अम्ल किसके कहते हैं? तो HCl को कहते हैं। तो HCl से क्रिया करता है तो वास्तव में क्या होता है? ये R, और ये N, और फिर ये H प्लस और Cl-, ये हमारे इस तरीके से हो जाता है और यही हमारा बनता है जी, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बना है? तृतीयक अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा क्या बना है जी? तृतीयक अमोनियम क्लोराइड बना है। तो ये तृतीयक अमोनियम क्लोराइड है और ये हमारा क्या है? ये पतला अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। और ये हमारा क्या है? ये तृतीयक एमीन है। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। तृतीयक एमीन को जब पतले अम्ल से क्रिया कराते हैं तृतीयक अमोनियम क्लोराइड बनता है और यही इसका प्रूफ है कि तृतीयक एमीन है। वैसे तो एक और प्रूफ यहाँ पे ऊपर ही हमने लिख दिया है, तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया ही नहीं करता, नहीं करेगा तो यही इसका प्रूफ है जी, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं तो अच्छी बात है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है।
अगला हमारा आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। और 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और इसकी दो प्रमुख रासायनिक गुण और रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब दो प्रमुख रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। सबसे पहले हमें बताना है कि एनिलीन बनाने की विधि क्या है जी। एनिलीन बनाने की विधि क्या है? तो एनिलीन बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन को लेंगे और इसको एसएन और सीएल के साथ हम क्रिया कराएंगे। एसएन और सीएल के साथ जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा जी? एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा है जी ये बातें। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को ले लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2। यह हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब नाइट्रोबेंजीन का हम क्या कराते हैं? हम अपचयन कराएंगे। यहाँ पे याद रखेंगे नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराते हैं तो यहाँ से हमें 6 मात्रा में हाइड्रोजन मिलता है। और किसकी उपस्थिति में कराना है? एसएन और HCl की उपस्थिति में। एसएन और HCl की उपस्थिति में हमें कराना है। जैसे ही हम कराते हैं ना तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ये 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है ना। तो पहले तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को इस तरीके से 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 भागों में तोड़ दिया है। ये 2 ऑक्सीजन है ना, ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये देखिए 2 जल के अणु हो जाएंगे ना, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो जो जल के अणु हो जाएंगे, तो 2 जल के अणु हो जाएंगे तो ये 2H2O ये हमारा बाहर निकल गया। अब इधर क्या बचा हुआ है? ओनली H2 बचा हुआ है, H2। और ये H2 आकर यहाँ पे जुड़ जाता है O के जगह पर। जब जुड़ जाएगा तो C6H5NH2 हो जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NH2। यही हमारा क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? एथिल क्या कहते हैं? सॉरी, एनिलीन कहते हैं। एनिलीन, इसी को क्या कहते हैं जी? एनिलीन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आशा करता हूं आपको सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला आता है इसका रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण देना है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम जान लेते हैं HCl से क्रिया। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एनिलीन का। एनिलीन जब HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो एनिलीन C6H5NH2 ये हमारा एनिलीन है। ठीक है ना, तो एनिलीन है और ये हमारा किससे क्रिया करेगा? HCl से क्रिया करेगा। तो HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा जी? एनिलीन अगर HCl से क्रिया करता है तो देखिए ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, सॉरी, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है तो C6H5NH3 हो जाएगा और Cl हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है? C6H5NH3 और Cl। तो NH3 प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये HCl भी इसमें जुड़ जाता है तो C6H5NH3 हो जाएगा। तो NH3 और Cl है तो Cl, तो C6H5NH3Cl ये हमारा हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? बेंजीन अमोनियम क्लोराइड हम इसको कहेंगे। ठीक है ना, या इसी को एनिलीनियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका साइड में मैं नाम लिख दे रहा हूं, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड हम इसको कह देंगे। तो ये हमने लिख दिया जी। ये हमारा क्या है? बेंजीन, मतलब क्या है? एनिलीन है। अच्छा, आप सोचे कभी कि मैं नाम क्यों लिखता हूं? ये नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये नाम नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे फुल, इसलिए हम बार बार लिखते हैं। नहीं तो मैं नाम तो बहुत बार बोल देता हूं समझाने टाइम में ही, पर लिखना जरूरी है इसलिए मैं लिखता हूं, आपको भी लिखना है। ठीक है। दूसरा आता है H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो कैसे बनेगा जी? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर क्रिया करता है तो क्या बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जी हम देख लेते हैं।
तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो सबसे पहले C6H5NS2, ये हमने क्या ले लिया, एनिलीन ले लिया, इसके दो हमने अणु ले लिए हैं, एनिलीन के दो अणु ले लिए। और इसको हम किससे क्रिया करा देते हैं, H2SO4 के साथ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देंगे, H2SO4 के साथ हम क्रिया करा देते हैं। और जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो जानते हैं क्या होता है, दो जल के अणु, देखिए ये हमारा है ना, ठीक है, ये हमारा है, तो समझिएगा क्या C6H5NH2 है ना, तो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे C6H5NS2 है, तो ये हमने लिख दिया ना। और दो है तो इसको हम होल्ट वाइज भी कर देते हैं, इसको होल्ट वाइज कर देंगे, होल्ट वाइज या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात को समझिएगा, ये दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, अगर ये दो हाइड्रोजन इसमें जुड़े तो समझिएगा दो का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब अगर ये दो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आकर जुड़ते हैं तो क्या होगा, केवल हम यहाँ पे 3 कर देंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 के जगह पर केवल 3 कर देते हैं, केवल हम 3 कर देंगे, तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा ना कि 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो पहले तो अभी हम 2 लिखे हुए थे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, अब 3 लिख दिए थे, इसका मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यही 2 हाइड्रोजन आकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इसीलिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन पहले से थे, ये जुड़ गया तो ये 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 3 दूना 6, तो यही हाइड्रोजन यहाँ पे आकर जुड़ जाते हैं। और ये SO4 है तो यहाँ पे SO4 ये हमारा ये भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है जी, SO4 ये हमारा ऐड हो जाता है माइनस में और यहाँ पे ऊपर प्लस, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है जी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे ही ये भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये हमने संकेत रूप में दिख दिया है। और ये हमारा क्या है, ये एनिलीन है, ये आप जानते ही हैं, एनिलीन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम सल्फेट। तो ये आप याद रखेंगे, ये एनिलीनियम सल्फेट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, मैं जानता हूँ टाइम लगेंगे, टाइम तो लगेंगे ही बिल्कुल, और टाइम हम वो देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों को देखना है। अब देखिए अगला कह रहा है कि एमीन, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो कह रहा है कि एमीन के 5 रासायनिक गुण लिखना है और इसका रासायनिक समीकरण भी देना है। तो 5 रासायनिक गुण हमने लिखने के लिए सबसे पहले HCl, यहाँ पे एमीन के 5 रासायनिक गुण हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो पहला HCl से क्रिया, दूसरा क्लोरोफॉर्म से क्रिया, तीसरा H2SO4 से क्रिया, चौथा HNO3 से क्रिया, और पांचवा हमारा हो जाएगा हिंस वर्ग के, हिंस वर्ग जो अभिकर्मक होता है उससे हम क्रिया कराकर देखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, हम सबसे पहले HCl से क्रिया कराते हैं। तो हालांकि ये सब हमने करा दिए हैं, बट फिर भी हम करा देते हैं। सबसे पहले हम एथिल एमीन ले लेते हैं। देखिए एमीन में से किसी भी एमीन से हम करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे एथिल एमीन ले लेते हैं, C2H5NS2, ये हमने एथिल एमीन ले लिया और इसका HCl से क्रिया करा देते हैं। तो HCl से हम क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा कि ये हमारे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा C2H5NH, यहाँ पे NH2 है ना, ये भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो NH3 हो जाएगा, और ये Cl है तो Cl माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा ये बन जाता है एथिल अमोनियम क्लोराइड, तो ये हमारा बन जाता है। तो इसका मैं नाम यहाँ पे लिख दूँ, इधर लिख दे रहे हैं एथिल अमोनियम क्लोराइड, तो ये हमारा एथिल अमोनियम क्लोराइड बन गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा एथिल एमीन है, एथिल एमीन, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चला पहले हमारा एथिलेमिन HCl से क्रिया करता है तो एथिल अमोनियम क्लोराइड बनता है। दूसरा आता है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। अब क्लोरोफॉर्म एथिलेमिन क्लोरोफॉर्म से कैसे क्रिया करेगा, कोई भी एमीन ले सकते हैं, मेथिलेमिन भी ले सकते हैं, बट हमने एथिलेमिन यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि दूसरा हम देख लेते हैं कि C2H5NS2, ये हमने एथिलेमिन को हमने ले लिए हैं यहाँ पे। तो एथिलेमिन हमने ले लिया और इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। और इसको हम किससे क्रिया कराएंगे, तो इसको हम क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा, ये 3 मात्रा में क्लोरीन है और 3 पोटेशियम से क्रिया कर लेगा। तो क्या बनेगा, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया कर लेगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, सबसे पहले KOH, 3 मात्रा में KOH निकल जाएगा, 3 मात्रा में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके 3 KOH निकल गया। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या बचता है, उसके बाद यहाँ से हमारा ये तो हमारा निकल गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब 3 हाइड्रोजन, एक 4 एक 5 हाइड्रोजन। उसके बाद आप ध्यान से अगर आप समझे तो बात को समझिएगा, यहाँ से ये हमारे 3 हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखिए मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहला हाइड्रोजन 1 2 3, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक 4 हाइड्रोजन और एक 2 यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना। तो 6 हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं, 6 हाइड्रोजन को 3H2O H2 लिख सकते हैं, 3H2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी हम ले लेते हैं, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे, 3H2O बनकर ये जल के अणु बनकर बाहर निकल गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा क्या है, ओनली यहाँ पे बचा है C2H5N और ये C बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या बचे हुए हैं, C2H5 और ये N और C बचे हुए हैं, यही नहीं बचे हुए हैं जी। तो ये हमारा एथिल साइनाइड है, तो ये हम लिख देंगे एथिल साइनेट, एथिल साइनेट। तो ये आपको बाबू समझ में आनी चाहिए रिएक्शन कैसे ये हो रहे हैं। ये हमारे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये आप जरूर लिखिएगा, ये एथिलेमिन है, आप समझ ही रहे हैं। तो अभी तक हमने केवल देख लिए हैं कितने, अभी हमने 2 हमने देख लिया आसानी तरीके से, मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। ठीक है, अब तीसरा हम चलिए H2SO4 से क्रिया करा लेते हैं। तो कोई भी एमीन हम ले सकते हैं, जैसे कि एनिलीन भी एक अमीन ही है ना, एनिलीन भी एक अमीन है। तो C6H5NH2 ये हमने एनिलीन को ले लिए। तो एनिलीन के हम 2 अणु को ले लेते हैं। एनिलीन के 2 अणु, ये एक एमीन ही है, एनिलीन के 2 अणु को लेकर H2SO4 से हम क्रिया करा देते हैं, H2SO4 से हम क्रिया करा देते हैं। तो क्या होगा, देखिए C6H5NH2 है, तो ये हम क्या कर देंगे, C6H5 और NH2 है, तो ये हमने इसका क्या कर देंगे, इसका होल ट्वाइस कर देंगे। 2 हमने लिया है तो ये ऐसे कर सकते हैं ना। अब सिंपल सा ये 2 हाइड्रोजन है ये हमारे, ये आकर इसी में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे हम केवल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की जगह पर 3 कर देंगे। अगर हम 3 कर देते हैं तो पहले 2 था, तो ये सॉरी पहले यहाँ पे पहले क्या था, पहले 2 था तो 2 दूना 4 हो रहा था, अब यहाँ पे 3 हो गया तो 6 हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो C6H5NH3 का होल ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पे क्या ही बचा हुआ है, ओनली SO4 बचा हुआ है, तो SO4 यहाँ पे जुड़ जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे, एलिनीनियम सल्फेट कह देंगे, या बेंजीन अमोनियम सल्फेट भी कह सकते हैं, बट इसको एनिलीनियम सल्फेट कह देते हैं। तो एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम सल्फेट कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और ये क्या है, ये हमारा
ये हमारा क्या है जी, एनिलीन है। ये एनिलीन भी एक तरीके का एक क्या है, एमीन का ही एमीन ही है जी, ठीक है, या एथिल एमीन भी एक एमीन है, ठीक है। अगला हमारा आता है HNO3 से क्रिया। अब HNO3 से कैसे क्रिया करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए तो इसको भी अगर हम देखें तो देखिए क्या होता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं मेथिलेमीन को। तो मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3 और NH2। तो ये हमने मेथिलेमीन को ले लिया। अब मेथिलेमीन को हम क्या कराएंगे, HNO3 से क्रिया करा देंगे। HNO3 से हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। सॉरी, HNO, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है। HNO2 से न क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे HNO2 होना चाहिए। HNO2, तो ये HNO2 से हम क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही HNO2 से हम क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, कुछ खास नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ से ये हमारा, यहाँ से एक नाइट्रोजन ये निकलेगा और एक नाइट्रोजन ये निकलेगा। तो ये दो नाइट्रोजन ये सबसे पहले क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये N2 बनकर ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, बाहर निकल गए। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये दो हाइड्रोजन, ये हमारा दो हाइड्रोजन जो है, ये दो हाइड्रोजन और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, मतलब क्या होगा, दो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे और एक ऑक्सीजन को H2O, जल के अणु बाहर निकल गए। अब यहाँ पे ओनली H बचा है और इसको क्या कहेंगे, CH3, और यहाँ पे H बचा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया है तो एक O बचा है, तो CH3OH हम कह सकते हैं। तो यही हमारा CH3 और OH बना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मेथिल एल्कोहल कहते हैं। एक कार्बन है तो मेथिल और एल्कोहल, तो यहाँ पे मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा मेथिल एमीन है, आप जानते ही हैं। अगला अंत में हमारा एक और बच जाता है हिंस वर्ग का, जो हिंस वर्ग अभिकर्मक या हिंस वर्ग अभिक्रिया से हम करा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा कराते हैं तो क्या ही बन जाएगा, देख लेते हैं जी। हिंस वर्ग अभिकर्मक से अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे हम प्राथमिक एमीन हम ले लेते हैं। तो प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RNS2। ये हमने प्राथमिक एमीन ले लिया। हिंस वर्ग अभिकर्मक से हम क्रिया करा देंगे, जैसे कि C6H5SO2Cl, ये हिंस अभिकर्मक है जी, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हिंस वर्ग अभिकर्मक है। इससे जब हम क्रिया कराते हैं तो कुछ खास नहीं होता है। यहाँ से एक, यहाँ से दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक Cl, मतलब HCl बनकर ये बाहर निकल जाते हैं, HCl बनकर बाहर निकल गए। अब यहाँ पे इधर क्या बचा, C6H5SO2 बचा, तो हम लिखते हैं C6H5SO2 बचा, तो C6H5SO2 हमने लिख दिए। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक R। तो पहले एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक R है, तो एक R हमने लिख दिए। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, इसको सल्फोनामाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सल्फोनामाइड, इसको हम कहते हैं सल्फोनामाइड। तो मैं आशा करता हूं कि ये सल्फोनामाइड आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है जी, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए, वैसे लेकर रख लीजिए। बिल्कुल बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। क्या करें, मैं भी सोचता हूँ ना कभी कभी कि मैं कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। डाउट आता है कि पता नहीं आप सभी देखेंगे या नहीं देखेंगे और आप सभी बोरिंग महसूस करेंगे, बट क्या ही करें हम दोस्त, क्या ही करें। इसमें यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे
और मैं एक टीचर के माध्यम से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, अपने आप को स्टूडेंट ही मानते हैं, बट अगर हम आपको स्टडी यहाँ पे करा रहे हैं एक टीचर के रूप में, तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हर एक हार्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंटों को हार्ड ही लगे बट उनको भी आप कराइए। अब मैं ये भी कह दूं कि मैं बहुत ही अच्छे से तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, कहाँ से क्या निकल रहे हैं। इतना मतलब हो सकता है सभी टीचर बताते होंगे, मैं अदर टीचर को तो मैं देखा नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि इतना तोड़ कर बताना बहुत ही मतलब इसमें टाइम भी लगते हैं। और मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे टीचर कहते हैं सर थोड़ा सा आप फास्ट चलिए, ज़्यादा डीप में ना जाइए, ज़्यादा डीप में समझाइए नहीं। तो मुझे भी कभी कभी डाउट होता है कि क्या करें हम, आखिर मतलब डीप में चले जाते हैं, वो मतलब सही नहीं कर रहे हैं क्या, कि क्यों मतलब ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिससे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी स्टूडेंटों को चाहिए 15 मिनट में 20 मिनट में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री समाप्त। तो वैसे रियलिटी है नहीं ना दोस्त, नहीं है तो मैं क्यों कराऊँ उसको। ठीक है, चलिए जी, जैसे होगा, जैसे अगर 15 मिनट में पूरी फिजिक्स तो कंप्लीट नहीं हो सकती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि 7 घंटे में पूरी फिजिक्स को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। अब 7 घंटे को आप 3 वीडियो में बांट दे, 2-2 घंटे का या 2.5 घंटे का, तो उस तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं, वो अलग माध्यम है। पर 15 मिनट में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाना ये मुश्किल है जी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, प्रोटीन क्या है, ठीक है। दूसरा, इसका मुख्य स्रोत क्या है। तीसरा, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है। और चौथा, हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है ना, ये बातें कही गई। सबसे पहली बात हम आ जाते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन एक जैविक यौगिक है। प्रोटीन क्या है, एक जैविक यौगिक है जो एमिनो अम्ल से बने होते हैं। जो क्या बने होते हैं, एमिनो अम्ल। जो हमारा ये एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल है, ये एक एमिनो अम्ल है, ये एक एमिनो अम्ल है। तो इस तरीके से जो एमिनो अम्ल होते हैं, तो जो एमिनो अम्ल जब बहुत सारे मिलते हैं तो उसी से हमारा प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन क्या है, एक जैविक यौगिक है जो एमिनो अम्ल से बने होते हैं और पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और जो एमिनो अम्ल होते हैं, ये कौन सा, यहाँ पे जो बंध है ये पेप्टाइड बंध है। तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात बोल देंगे। सिंपल सा है, कोई खास नहीं है, तो इसलिए हम इसको पहले ही रेज करते हैं। तो प्रोटीन की परिभाषा हमने समझ लिया, ठीक है। दूसरा, अब हमारा इसमें एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में वृद्धि, मरम्मत, ठीक है ना, और कार्यों के लिए आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है, सॉरी आवश्यक होते हैं। मतलब प्रोटीन का ये कार्य है हमारे शरीर के विकास वृद्धि के लिए भी। कोई मान लेते हैं किसी का कुछ थोड़ा सा कहीं नहीं चोट लग जाता है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए, वो जल्द से जल्द भरपाई हो जाए, तो उसमें ये आवश्यक भूमिका निभाता है प्रोटीन। तो वही बात यहाँ पे एक लाइन में लिखे हुए हैं। अब दूसरा हमारा क्या कहते हैं, इसका मुख्य स्रोत। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो देख लीजिए, दाल में, सोयाबीन में, मूंगफली में, चना में, ठीक है। अब दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में आदि में, इन सभी में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ये बात आप जानते ही हैं। अगला आता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब देखिए प्रोटीन की यहाँ पे प्राथमिक संरचना क्या है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कहा गया है कि एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम, विशिष्ट मतलब एक निश्चित क्रम। तो एमिनो अम्ल के एक विशिष्ट क्रम या निश्चित क्रम में जुड़ने पर बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स, फिर ये दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स। देख लीजिए, तो ये हमारा क्या है, पहला एमिनो अम्ल है, ये दूसरा एमिनो अम्ल है, ये तीसरा एमिनो अम्ल है, ये चौथा एमिनो अम्ल है, ये पांचवा एमिनो अम्ल है और ये छठवा एमिनो अम्ल है। तो ये 6 हमारे एमिनो अम्ल हमने लिखे हुए हैं। अब ये 6 एमिनो अम्ल मान लेते हैं सपोर्टेड इस तरीके से जुड़े हुए हैं,
ये 6 एमिनो अम्ल हैं, ये 6 एमिनो अम्ल इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये 6 एमिनो अम्ल इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये 6 हमारे 1 2 3 4 5 6 एमिनो अम्ल है, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा, एमिनो अम्ल के एक विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर, जो एमिनो अम्ल है इसका एक विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इस श्रृंखला को क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला बनी इसी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, और यह प्रोटीन की सबसे सरल संरचना होती है। ये जो होती है प्रोटीन की सबसे सरल मतलब आसान संरचना होती है, समझ के ना। चलिए नोट्स में यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि एमिनो अम्लों के क्रम, एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन से प्रोटीन के गुणों में भी परिवर्तन होता है। अगर एमिनो अम्ल के क्रम में हम परिवर्तन कर दें तो उससे प्रोटीन के गुण में भी परिवर्तन हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो देख लीजिए अभी हमने क्या जान लिया, पहला प्रोटीन को जान लिए, फिर मुख्य स्रोत जान लिए, फिर इसकी प्राथमिक संरचना वो भी जान लिए। अब एक बचा हुआ है प्रोटीन का मुख्य कार्य, ठीक है, वो भी हम पहले बता देते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य, तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। सबसे पहला आता है शरीर में वृद्धि और विकास करने के लिए, दूसरा आता है क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करने के लिए, अगला आता है एंजाइम के रूप में रासायनिक क्रिया करने में, अगला आता है हार्मोन्स बनाने में सहायता करने में और रोगों से रक्षा करने में। तो आशा करता हूँ ये सब आप याद कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए, ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। और हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको हम बाद में देखते हैं। अगला देखिए, अभी हम कितने नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, अभी हम जो देखे हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। 14 के बाद हम क्या देख रहे हैं, 14 के बाद हम सीधा 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी 15 नंबर वाले क्वेश्चन को भी हम बताते हैं, ठीक है ना, उसका टेंशन आप ना लें। 16 नंबर 15 नंबर वाले क्वेश्चन अभी दिखाएंगे। एंजाइम क्या होते हैं, इसका मुख्य कार्य और गुण पर टिप्पणी लिखिए। तो एंजाइम क्या होते हैं ये समझ लीजिए। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक जैविक क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है, एक जैविक उत्प्रेरक होता है जो प्रोटीन के बने होते हैं, जो प्रोटीन से ही बने होते हैं, ये याद रखेंगे। और शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ा देते हैं। शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं जिससे हमारा शरीर विकास कर रहा है उसकी गति को भी बढ़ाता है कौन, एंजाइम, ठीक है। जबकि स्वयं अपरिवर्तित रहता है और ये एंजाइम जो है ये बदलता नहीं है, परंतु हमारे शरीर को बदल सकता है, हमारे शरीर के विकास कर सकता है बहुत जल्द। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। उसके बाद आता है एंजाइम का कार्य। एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला आता है कि भोजन में पाचन में सहायता करने में, दूसरा शरीर में रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाने में, तीसरा आता है श्वसन प्रक्रिया में सहायता करने में, और अंतिम आता है ऊर्जा प्रदान करने में सहायक। ऊर्जा भी हमारे शरीर को देता है। बायोलॉजी के स्टूडेंटों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा इन सभी चीज़ों को समझने में, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये बार बार वो सुनते हैं ये सभी चीज़ें। अगला आता है एंजाइम का गुण। अब एंजाइम का यहाँ पे गुण क्या है जी, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहली बात, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, मतलब एंजाइम जो होते हैं उसका गुण प्रोटीन के गुणों से ज़्यादा मैच करता है। दूसरी बात, यह बहुत विशिष्ट होते हैं, मतलब विशेष होते हैं। अगला, थोड़ी मात्रा में ही अधिक प्रभावी होते हैं, थोड़ा सा ही मात्रा में ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और अभिक्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं, अभिक्रिया के बाद ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम कहाँ पाया जाता है, जब हम खाने को खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो हम कह सकते हैं कि जब हम खाने को खाते हैं तो जीभ से जो लार निकलता है वही लार में एंजाइम पाया जाता है, और उसी से हमारा जो पाचन होता है वो ज़्यादा क्या होता है, जल्द से जल्द पच जाता है कोई भी खाना, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी चलिए
चलिए कोई नहीं जी, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। विटामिन क्या है, पहली बात। दूसरा, विटामिन ए सी डी के का प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब ए सी डी के को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या बताना है, इसका महत्व क्या है वो बताना है, और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, बीमारियां क्या है, यह भी बताना है। चलिए एक एक करके हम देखेंगे जी। सबसे पहले विटामिन कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। तो हमने लिखा है कि विटामिन वे कार्बनिक यौगिक हैं, विटामिन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिससे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसकी शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये शरीर के सामान्य विकास, मतलब नॉर्मली शरीर के विकास में भी इसका आवश्यकता होता है। दूसरा, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब कोई रोग है उसको नष्ट होने से, उसको रोकने से ये हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। कौन? विटामिन जी। ठीक है, आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला आता है विटामिन ए का स्रोत क्या है। विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो वो है गाजर में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, मक्खन में, मछली के तेल में आदि में पाया जाता है। कौन? विटामिन ए की अभी हम बात कर रहे हैं, स्रोत। फिर विटामिन ए का महत्व क्या है, तो आंखों की रोशनी के लिए। दूसरा आता है त्वचा और उपकला उत्तकों के लिए भी किया जाता है। दो महत्व बता दिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। अब विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो ये भी जान लीजिए। तो रतौंधी रोग हो जाते हैं, आंखों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए का स्रोत, महत्व और होने वाले रोग भी जान लिए। अगर कमी होगा तो क्या होगा। अब हम दूसरा जान लेते हैं, विटामिन सी का स्रोत क्या है। विटामिन सी जानेंगे, फिर डी, ऐसे। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है, नींबू, संतरा। ठीक है ना, नींबू है, संतरा है, यहाँ पे आंवला होना चाहिए, आंवला होना चाहिए। टमाटर में, इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी। इसका महत्व क्या है, तो घाव भरने में सहायक। पहली बात, घाव भरने में सहायक। दूसरा, जो मसूड़ों के स्वस्थ रखने में, मसूड़ा जो होता है, दांत का मसूड़ा, उसको स्वस्थ रखने में भी ये सहायक होते हैं। अगला आता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो इससे क्या हो जाता है, इस कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों से खून आने लगते हैं अगर विटामिन सी की कमी होगी तो। आशा करता हूं सबसे पहले विटामिन ए का हमने सब जान लिया, विटामिन सी का जान लिए, अब डी और के को भी जान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देख लीजिए। अब डी का जान लेते हैं। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है जी, तो मोस्टली तो हम जानते हैं सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, पर और भी चीज़ों से मिलता है। पहला, सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, अंडा से, दूध से, मछली के तेल से, इन सभी से विटामिन डी मिलता है। महत्व क्या है, तो हड्डियां और धातुओं के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा आता है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। अब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो ये याद रखेंगे, रिकेट्स। ये एक बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑस्टियोमेलेसिया, ये भी आपका एक रोग है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वैसे तो रोग के बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ, बट हाँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे विटामिन डी से होने वाले रोग हैं। अगला आता है विटामिन के से होने वाला, विटामिन के का स्रोत क्या है जी, तो हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, फूल गोभी में पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है विटामिन के। इसका महत्व क्या है, तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। अगला आता है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो अधिक रक्त स्राव होते हैं और खून में थक्का बनना, ये सभी क्या है, विटामिन के से होने वाले रोग, होने वाले रोग। मतलब विटामिन के की कमी होगा ना, तो रक्त अगर कहीं से कुछ थोड़ा सा भी कट जाएगा तो वो वहां से कंसिस्टेंट खून निकलते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो थक्का नहीं बना पाएगा, थक्का बन जाएगा तो वो जम जाएगा तो खून बाहर नहीं निकलेगा। तो वही लिखा गया, अधिक रक्त स्राव होते हैं, अधिक रक्त बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी बात, खून में थक्का न बनना, खून जमता नहीं है अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो। समझ रहे हैं? तो ये सभी चीजें हैं, आशा करता हूं समझ के होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ले लिए ना। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है इसको भी देख लीजिए। अगला कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन समझाइए। सबसे पहली बात, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल एक जैविक यौगिक है, ठीक है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है। मतलब क्या है, न्यूक्लिक अम्ल एक जैविक यौगिक है जो आनुवांशिक सूचनाओं को, आनुवांशिक मतलब शरीर में जो कोई भी व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो सभी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, वही होता है न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए है, ठीक है। अब आता है इसकी न्यूक्लिक अम्लों का संगठन, रासायनिक संगठन क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसका रासायनिक संगठन। तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किससे? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो सबसे पहला एक होता है नाइट्रोजेनी। किससे? नाइट्रोजेनी क्षार से। अब देखिए नाइट्रोजेनी क्षार कौन कौन से? तो एक है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडीन। ये 2 नाइट्रोबेंजीन क्षार, ये 2 होते हैं। देखिए यहाँ पे पीरिन में जो आएंगे वो हमारे एडेनिन हो जाएगा और ग्वानिन हो जाएगा। एडेनिन जो होता है ये वास्तव में एक नाइट्रोजीन क्षार ही है और ग्वानिन भी एक नाइट्रोजीन क्षार ही है, ठीक है ना। और ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और पिरामिडीन जो होते हैं वो साइटोसिन और थायामीन और यूरेसिल, ये सभी क्या है, ये वास्तव में एक नाइट्रोजीन क्षार ही है। बट ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? ये हमारे पिरामिड्स के अंतर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल से बताऊं, ये दोनों हमारे फल ही हैं। जैसे एक और फल से हम बताएं तो ये फल ही हैं। अब फल में जैसे ये हमारा आम हो गया और ये हमारा सेव हो गया, सपोर्टेड हम मान लेते हैं सेव हो गया। तो सेव जैसे ये हम कहेंगे कि आम भी जो है वो भी फल है और सेव भी क्या है, फल है। तो इसी प्रकार ये दोनों ही नाइट्रोजीन क्षार ही हैं, ठीक है। अब आम में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, तो ये 2 उसके प्रकार हो गए, ठीक है। इसके 2 प्रकार ऐसे हो गए। फिर थायामीन जो सेव होते हैं इसके भी 2 प्रकार, इस तरीके से 3 प्रकार भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही इसके 3 ये प्रकार हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो हमारे ये किस न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यही तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहला हमने जान लिया। दूसरा होता है पेटोज शर्करा। पेटोज शर्करा जो होता है वो डीएनए और आरएनए, ये पेटोज शर्करा ही होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। अगला आता है फेटोज समूह जो होते हैं इसमें। तो फेटोज समूह में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यह न्यूक्लियोटाइड फास्फेटोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिससे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो ये आपको केवल याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसको ज्यादा समझने से ज्यादा मैं कहूंगा इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे 18 क्वेश्चन हमने आपको प्रॉमिस किए थे कि हम आपको कराएंगे, वो हम आज कंप्लीट भी कर दिए, आपको पता भी चल गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो था ये आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक क्वेश्चन नहीं कराए, वो 15 नंबर। तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। मैं कह रहा हूं इसको हमने पहले करा दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़ेंगे, लिखिए, अभी आप जाकर लिखिएगा प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या। इतना लिखिएगा, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना। यहां तक लिख लीजिए और इसके बाद लिख दीजिएगा ब्रदर सर। इतना लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। अब जो सीरियस जो स्टूडेंट है, जो अपने बोर्ड एग्जाम में सच में चाहते हैं अच्छा नंबर लाना, तो वो जरूर सर्च करके ये पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप सभी हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द
हम लोग का फैमिली है वो और भी बड़ा बने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इस पर कंसिस्टेंट और भी हम मोटिवेट होकर और भी आपके लिए कंटेंट अच्छा से अच्छा ला सकें। तीसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो 5 नंबर वाले का लिंक हमने दे दिया है पार्ट 1 का, तो जाइए वहाँ से 5 नंबर वाले पार्ट 1 देख लीजिए। 4 नंबर वाले नहीं देखे वो देखिए, 3 नंबर वाले नहीं देखे वो देख लीजिए, 2 नंबर वाले नहीं देखे वो देख लीजिए। ऐसे ही फिजिक्स का भी लिंक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक है, आप पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।